तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी के आगे पीछे कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधा सीधा कहानी का रुख करूँगा। और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। तारीख थी 23 दिसंबर, यानी 23 दिसंबर साल 2023, बामुश्किल 2 दिन पहले की बात। दिल्ली में एक जगह लगती है मुस्तफ़ाबाद, और इसी मुस्तफ़ाबाद में एक इलाके में अलग अलग परचून की दुकानें थी। ऐसे दुकान पे अलग अलग लोग बैठे हुए थे। इसी बीच एक दुकान का मालिक था, उसके पास 2 लोग आते हैं। आने के बाद उस दुकान के मालिक से कहते हैं कि आप बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अब दुकान का मालिक जब सुनता है, सुनने के बाद पहले थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है, लेकिन उसके सामने जो 2 लोग खड़े थे वो कपड़े वगैरह से थोड़े ठीक ठाक दिख रहे थे, पर्सनालिटी उनकी अच्छी थी। तो ना चाहते हुए भी दुकान का जो मालिक था वो दुकान से बाहर आता है और आने के बाद पूछता है कि बताइए क्या बात है। इसके बाद वो जो लोग आए थे दोनों उस दुकान के मालिक से कहते हैं कि हाशिम, और इतना कहने के बाद सलाम करते हैं। अब जैसे ही ये शब्द और ये सलामी हाशिम के कानों में पहुंचती है, हाशिम यानी जिसको हाशिम कहा गया वो वहीं फ्रीज हो जाता है। उसे ना कुछ होश रहता है, ना कुछ समझ में आता है, क्योंकि शायद ये नाम उसने 37 सालों बाद सुना। अब हाशिम चाहे डर की वजह से, चाहे घबराहट की वजह से, बेचैनी की वजह से सामने से भी सलाम का इशारा देता है। इसके बाद वो दोनों लोग मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद अपना फ़ोन निकालते हैं। फ़ोन निकालने के बाद अपने सीनियर को एक मैसेज टाइप करते हैं और मैसेज लिख के भेजते हैं, गॉट इट। और साथ ही फ़ोन सामने से जब आता है तो वो दोनों लोग बधाई देते हुए अपने सीनियर को कहते हैं कि सर, जिसकी तलाश हमने 37 सालों से की थी, ऐसा शख्स जो पुलिस वालों को 37 सालों से परेशान कर रहा था, फाइनली आज हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके हम उसे बिजनौर ला रहे हैं। इतना कहने के बाद फ़ोन रखते हैं। रखने के बाद जो दोनों लोग आए थे उनके इर्द गिर्द उन्हीं के साथ के और लोग जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद इस शख्स को अपने साथ कहते हैं कि चलो। ये शख्स ना तो कुछ बोल रहा, ना ही कुछ अपनी सफाई में कह रहा, ना ही कोई सवाल पूछ रहा, चुपचाप इन दोनों लोगों के साथ चल पड़ता है। और चलने के बाद गाड़ियों में ये लोग उसको बैठाते हैं और बैठाने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर की तरफ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब इधर ये तमाम लोग जब ये चीज़ें कर रहे थे तो चूँकि मामला एक बाज़ार का था तो वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। काफ़ी लोगों की दुकानें थी। जिस दुकान से इसको भी उठाया गया, उस दुकान के इर्द गिर्द जितनी दुकानें थी वो तमाम लोग इसको कई सालों से जानते थे, दशकों से संबंध था। लिहाजा उन लोगों में एक सवालिया निशान सबके चेहरे पे कि आखिर ये हाशिम कौन है और हाशिम और इस शख्स का क्या रिलेशन है। क्योंकि इस शख्स का नाम जो था वो तो कहीं और ही था। इसके परिवार के लोग, इसके जो आधार कार्ड थे, जो डॉक्यूमेंट थे, वहाँ भी इसे किसी और नाम से ही जाना जा रहा था। और ये लोग जो लेके गए वो कौन थे, और अगर ये हाशिम नहीं है तो जब इसे लेके जाया जा रहा था तो इसने विरोध क्यों नहीं किया। ये तमाम सवाल उन लोगों के जहन में थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। इधर जब इस शख्स को लेके बिजनौर में पुलिस वाले पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इसे थाने के अंदर लेके जाया जाता है, तो जो नए लोग आए थे, यानी उस थाने में जितने नए लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, उन तमाम लोगों के चेहरे पे भी एक सवालिया निशान था कि आखिर ये हाशिम कौन है और इसने किया क्या था। तो यही सवाल जब ये जूनियर अपने सीनियर से पूछते हैं, खासकर एसपी साहब भी मौके पे पहुंचे थे जिनका नाम था नीरज। जब नीरज साहब से ये बात पूछी जाती है कि आखिर ये हाशिम कौन है, तो फिर यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 1975 में। दरअसल इसी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक थाना लगता है, नगीना देहात, और इसी थाना में एक गांव है सैदपीर गांव, और बात है 1975 यानी साल 1975 की। इसी सैदपुर गांव में एक शख्स रहा करता था, एक लड़का 18-19 साल का, जिसका नाम था हाशिम। हाशिम पढ़ने लिखने में बेहद कमज़ोर, घर की स्थिति भी गड़बड़। शुरू से ही इसके सपने काफ़ी बड़े बड़े कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, लग्जरी गाड़ियों में घूमूँ, महंगी घड़ियाँ पहनूँ। इन तमाम ख्वाबों के बावजूद ना उसने कभी अपने आप पे मेहनत की, ना ही उसने कभी पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश की। उस टाइम इतने रोज़गार के साधन भी नहीं थे। लिहाजा वक्त के साथ साथ जब इसकी उम्र बढ़ी और ये 20-22 साल का हुआ तो उस दौरान अब ये काफ़ी बेचैन रहने लगा। आसपास के जितने लोग थे इसके घर के, ख़ानदान के, कोई बाहर मुंबई में जॉब करता, कोई दिल्ली में जॉब करता, इसका जॉब करने का मन भी नहीं था।
मेहनत मजदूरी ये करना नहीं चाह रहा था। लिहाजा अब ये क्या करे, अब ये परेशान होता है। परेशान होने के बाद अब इसने कुछ अलग करने की सोची, जिसमें कुछ मेहनत ना लगे, कुछ ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, और जितना एक आदमी मेहनत मजदूरी से कमाता है उससे ज़्यादा पैसे कमाने को मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, ऐसा रास्ता कोई ईमानदारी का, कायदे का रास्ता होगा नहीं। लिहाजा इसने गलत रास्तों पे कदम रखना शुरू किया। सबसे पहले ये लोगों को मूर्ख बनाता, किसी से उधार लेता, उसको लौटाता नहीं, किसी से कुछ खेतों में चोरी कर लेता। ऐसे भी करके इसने कुछ वक्त गुजारा, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। एक दो बार इसके चंगुल में लोग फंसे, उन्होंने उधार दिया, लेकिन जब इसने लौटाया नहीं तो वो लोग भी अब आसपास के लोगों को भी बताने लगे कि हाशिम को उधार मत देना, ये ईमानदार नहीं है, उधारी का पैसा लौटाता नहीं है। अब आसपास के लोगों ने उधार देना बंद किया। इधर जो परिवार के लोग थे, जब उन्होंने इसकी हरकतें सोची और उनके जहन में इसकी हरकतों का जो बोलबाला था वो हुआ, तो उन्होंने भी अब इससे एक तरह से अपना पत्ता काट लिया कि इस आदमी से भले ही मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा मतलब रखना नहीं है। अब एक तरह से हाशिम अकेला हो गया। परिवार वालों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, आसपास के लोगों ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। ऐसे ही इसकी ज़िंदगी गुजरती रही। सपने बड़े बड़े थे, मेहनत मजदूरी ये करना नहीं चाहता था, ईमानदारी का कोई काम इसके पल्ले पड़ता नहीं था। लिहाजा अब इसने कुछ गलत रास्तों को और चुनना शुरू किया। अभी ये रात के अंधेरे में घरों में जाके चोरी करने लगा। कभी कहीं से कुछ सामान उठा लेता, किसी के घर कोई अनाज रखा हो तो उसको चुरा ले। उस टाइम मोटर वगैरह भी बड़े कीमती होते थे, जो जिसे गांव की भाषा में टुल्लू कहा जाता है। उन तमाम चीज़ों की भी चोरी इसने की। कई बार ये पकड़ा गया, कई बार ये मारा पीटा भी गया, लेकिन चोरी और इन तमाम चीज़ों में किसी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया नहीं, ना ही किसी ने पुलिस को इत्तला किया। ऐसे ही इसकी जो हिम्मत थी, इसका जो हौसला था वो बढ़ता चला गया, लगातार चोरी करता रहा। ऐसे ही साल 1975 में एक घर में ये चोरी करने जाता है। ये चोरी करने गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, तब तो कच्चे मकान थे, ऊपर से जो 2 गज की दीवार होती थी उसको कूद के अंदर आना होता। तो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता था, और उस टाइम जो दीवारें थी काफ़ी ऊंची होती थी और दरवाजे इस हिसाब से थे नहीं जैसे आपके दरवाजे हैं, तब वो दरवाजे एक तरह से गढ़ चित्तौड़ का दुर्ग खोलना जैसा। तो जब ऐसे घर में दाखिल होता है 1975 में, तो इत्तेफाक से घर के जो लोग थे वो जाग जाते हैं। और उस टाइम घर भी ऐसे होते थे कि ज़्यादातर लोग जो गांव के हैं वो अपने घर पे ही रहते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, तो एक घर में 3-3 4-4 मर्द होती, उतनी महिलाएं होती, 3-4 बच्चे होते। तो ऐसे ही जब ये दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद चोरी करने की कोशिश करता है। इसी दौरान कुछ लोग जगते हैं। जगने के बाद इसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद इसको बुरी तरह पीटते हैं। पीटने के बाद इसको वहाँ से भगा देते हैं, पुलिस वालों को इत्तला कर देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद इसको लेके जाते हैं, वहाँ इसको मारते पीटते हैं। थोड़े दिन बाद इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब इस बार ये पकड़ा गया और इसके साथ ये तमाम चीज़ें हुई, ये मारा पीटा गया और पुलिस वाले आते हैं, इसको लेके गए, वहाँ भी इसको मार लगाई। तो यहीं से फिर इसने अपना तरीका बदल दिया। इससे एक चीज़ लग गई कि मैं चोरी करने जाऊँगा, फिर वहाँ पकड़ा जाऊँगा, पकड़ने के बाद वो लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, पुलिस वाले के हवाले कर देंगे, पुलिस भी मारेगी पीटेगी। तो इससे अच्छा मैं चोरी करने नहीं जाऊँ। इस बार ऐसा जाऊँ कि मैं खुद ही मारूँ पीटूँ और खुद ही लूटूँ, खुद ही अपना दहशत मचाऊँ, जब तक मैं चला न जाऊँ, किसी पुलिस वाले को खबर ना हो, और घर वालों को इतना डरा दूँ कि घर वाले मेरे बारे में मुँह न खोलें। तो यहीं से फिर इसने अपना रास्ता बदला और चोरी को छोड़ के इसने डकैती करने की सोची। अब ये डकैती की दुनिया में कदम रख चुका था, लेकिन डकैती करे कैसे? इसके पास कोई साथी, कोई गैंग, कोई गिरोह थी नहीं। इसकी उम्र भी उस टाइम लगभग 22 या 23 साल बामुश्किल रही होगी। तो अब ये टारगेट ऐसे घरों को करता जिस घर में कोई मर्द ज़्यादा ना हो, यानी 1 या 2 मर्द हों जो कमज़ोर हों, कोई बूढ़ा हो। तो अब ऐसे घरों को ये टारगेट करने लगा। 1975 में इसने लास्ट में पहली डकैती डाली। ये घर के अंदर जाता है, जाने के बाद इसने कहीं से एक बंदूक की व्यवस्था की थी, उसको लेके घर के अंदर जाता है। जाने के बाद जो घर के मुखिया थे उनके कनपट्टी पे उस बंदूक को लगाता है। लगाने के बाद जो महिलाएं थी उनसे कहता है कि घर में जो कुछ है, जितने जेवरात हैं, जितने पैसे हैं, वो तमाम चीज़ें ला के रख दो, नहीं तो इनको गोली मार दूंगा और तुम सबको गोली मार दूंगा। अब आज के टाइम में, साल 2023 में, थोड़ा सा बंदूक, असलहे, ये तमाम चीज़ें हमने फिल्मों में, बाकी असल दुनिया में भी इतनी देख ली है कि अब थोड़ा सा चीज़ें कॉमन हो गई हैं। लेकिन साल 1975-76 में असलहा, बारूद, कट्टा, बंदूक
ये तमाम चीज़ें बहुत रेयर होती थी, लोगों के अंदर दहशत थी। तो जब कनपट्टी पे इसने लगाया तो घर की महिलाएं डर गई। डरने के बाद उन महिलाओं ने जो कुछ था एक एक चीज़ें खोज खोज के इसको देनी शुरू कर दी। अब ये तमाम चीज़ जब ये देखने लगा तो इसे भी अच्छा लगा कि ये चोरी में दीवार कूद के आओ, कूदने के बाद एक एक बक्से खोलो, ड्रम खोलो, जगने का भी खतरा, पकड़े जाने का भी खतरा, मशक्क़त करो। यहाँ तो बस कनपट्टी पे ला के लगा तो सारे काम तो घर वाले कर दे रहे हैं। अब वहाँ से ये काफ़ी पैसे और तमाम चीज़ें लूटता है, उसके बाद वार्निंग देता है कि पुलिस को इत्तला मत करना। इतना करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद पुलिस को इत्तला हुआ, लेकिन तब तक ये काफ़ी दूर निकल गया। तब से इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इसके बाद लगातार ये अलग अलग जगहों पे डकैती करता रहा, असलहे के दम पे, बारूद के दम पे कमज़ोर घरों को टारगेट करता, उनके कनपट्टी पे बंदूक रखता। घर की महिलाएं बेचारी अपने सुहाग, अपने बेटे, अपने पति को बचाने के लिए जो भी सामान होता उसको फट से ला के दे देती। ये धमकी देता कि अगर तुम कंप्लेन करोगी तो गोली मार दी जाएगी, तो वो लोग कंप्लेन भी ना करती। ऐसे ही साल 1975 के लास्ट से इसकी गुंडई, इसकी दबंगई, इसकी डकैती शुरू हुई और साल 1979 यानी साल 1979 तक इसकी डकैती अब पूरे चरम पे आ चुकी थी। कुछ लोगों ने पुलिस में भी कंप्लेन की कि कोई 22-23 साल का, तब तक इसकी उम्र लगभग 25 साल हो गई थी, 25 साल तक का एक लड़का है जो इस तरह से चोरी कर रहा है, इस हिसाब से डकैती डाल रहा। आसपास के ज़िलों में भी इसके नाम की एक तरह से लोग डरने लगे, खौफ खाने लगे। अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमे होने लगे। लेकिन उस टाइम दिक्कत ये थी कि ना कोई कैमरा लगा था, ना किसी के पास कोई फ़ोटो थी। पुलिस वालों के पास भी इतने टेक्निकल सर्विलांस, ये तमाम चीज़ें थी नहीं। तो पुलिस वाले कोशिश करते रहे, अपने तरीके से पकड़ने के लिए दबिश बनाते रहे, लेकिन कभी उन्हें कामयाबी मिली नहीं। लगातार मशक्क़त होती रही, लेकिन ये कभी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ नहीं पाया। अलग अलग थानों में ये डकैती डालता रहता, लोगों को लूटता रहता। और ऐसे ही साल 1980 में एक गांव है जिसका नाम है आशफपुर। साल 1980 में इसने आशफपुर गांव में डकैती डाली। अब इत्तेफाक से वो जो परिवार था वो पुलिस वालों से पहले से ही जुड़ा हुआ था। परिवार के कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए थे। तो साल 1980 में जब इसने आशफपुर में डकैती डाली तो डालने के बाद उन लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दिया। अब चूंकि मामला पुलिस विभाग से ही जुड़े एक शख्स का था, पुलिस वालों ने भी अब मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। लेने के बाद इसकी तलाश शुरू हुई। तलाश होने के बाद फिर पता किया गया कि पूरे इलाके का सबसे मोस्ट वांटेड डकैत कौन है इस टाइम। तो उसमें एक ही नाम निकल के सामने आया और वो नाम था हाशिम का। इसके बाद पुलिस वालों ने अब दबिश डालनी शुरू की और साल 1981 के आसपास हाशिम को गिरफ्तार किया गया। हाशिम को गिरफ्तार करने के बाद इसको बिजनौर की कोर्ट में पेश किया गया। इसके खिलाफ चार्जशीट बनाई गई। आसपास के इलाकों में इसके खिलाफ जितने मामले थे उनको इकट्ठा किया गया। उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो साल 1984 तक लोअर कोर्ट में इसके खिलाफ ट्रायल चला। 1984 तक लगातार पुलिस और इसके बीच बहस होती रही, जो पेशी होती है लगातार होती रही। और फाइनली साल 1984 में जो लोअर कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया और लोअर कोर्ट ने कहा कि हाशिम जो है इन तमाम डकैतियों में गुनहगार है, लिहाजा इसको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब लोअर कोर्ट ने साल 1984 में जब इसको सज़ा सुना दी, अब सज़ा हुई तो फिर इसे जेल जाना पड़ा। इसी दौरान उसने एक अच्छे वकील को करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने खिलाफ अपने पक्ष में एक याचिका लगा दी कि मैं बेकसूर और मुझे छोड़ा जाए। अब हाई कोर्ट में जब इसका मामला 1986 में चला तो 1986 में इसको 3 महीने की जमानत मिल गई कि जमानत मिल जाती है, उसके बाद अपने केस की पैरवी करवाइए। इसके बाद इसको पेश होना था कोर्ट में, इसके साथ मुकदमा चलता। लेकिन जैसे ही जमानत पे बाहर आता है, बाहर आने के बाद फ़ौरन ये गायब हो जाता है। अब कोर्ट से लगातार नोटिस आ रहा कि आपकी पेशी है। हाशिम का कहीं कुछ पता नहीं। एक पेशी छूटी, 2 पेशी छूटी, 3 छूटी, 4 छूटी। उसके बाद कोर्ट से एक समन आया कि आप जहाँ भी हैं कोर्ट में आके हाजिरी लगाइए। घर पे जब समन पहुंचा तो घर वालों ने बताया कि हाशिम तो गायब है। अब कोर्ट में जब ये सूचना गई तो कोर्ट भी सन कि ये क्या, चूँकि पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनसे गलती हुई। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कहा कि भैया आप खोज के निकालो। अब पुलिस के पास जब ये मामला आया तो पुलिस, अब हाई कोर्ट का आदेश, पुलिस ने फ़ौरन खोजना शुरू किया। सबसे पहले घर वालों के पास गए, घर वालों से पूछा कि कहाँ है। घर वालों ने कहा हमें नहीं पता। उसके बाद पुलिस वालों ने तलाश शुरू की। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अलग अलग जगहों पे इसकी तस्वीरें लगाई, लेकिन कोई खास कामयाबी मिली नहीं। कहीं सूचना भी मिलती वहाँ है कि तब पुलिस की टीम जाती तो उससे पहले वो गायब हो जाता।
ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल सालों तक चलता रहा। पुलिस के चंगुल से बच के निकलता रहा और अंत में जब पुलिस वालों को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके घर को कुर्की किया जाए। अगर हम लोग कुर्क करेंगे तो हो सकता है इसके ऊपर एक मानसिक दबाव बने और आके पेश हो जाए। पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि इसकी जो संपत्ति है हम उसको कुर्क करेंगे, लेकिन जब आते हैं तो असल थप्पड़ तो पुलिस की दाल पे तब पड़ता है। दरअसल जब ये भागा था तो भागने से पहले इसके पास जितनी संपत्ति थी, जितनी चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें इसने बेच खाई थी। यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं, जो प्रॉपर्टी थी वो घर वालों के नाम थी। अब कुर्क भी नहीं हो सकता। इधर पुलिस वाले तलाश करते रहे। हाई कोर्ट से लगातार ऑर्डर आता रहा कि पुलिस क्या कर रही है, इसको खोज के निकाले, लेकिन कोई सफलता, कोई चीज़ मिली नहीं। साल गुजरते रहे। साल 1986 से ये गायब था। देखते देखते साल 2000 आ गया। कोर्ट भी लगातार कहती रही कि इसको खोज के लाओ। पुलिस वाले भी अपने तरीके से कोशिश करते रहे। साल 2000 आ गया, इसका कुछ पता नहीं चला। देखते देखते साल 2010 आ गया, फिर भी कुछ पता ना चला। साल 2020 आ गया, फिर भी कुछ पता ना चला। इस दौरान लगभग 58 पुलिस अधीक्षक यानी जो एसपी साहब होते हैं, इस पूरे इलाके में 58 एसपी साहब बदल चुके थे। यानी एसपी, जो एसपी की पोस्ट होती है उस पर 58 लोग आके जा चुके थे। हर एसपी की नज़रों के सामने फाइल गुजर चुकी थी कि इसको पकड़ना है। हाई कोर्ट का नोटिस सबके सामने था। लगभग 45 थानेदार बदल चुके थे। यानी जो नगीना देहात थाना था वहाँ पे 45 थानेदार आ चुके थे। सबके सामने ये काम दिया गया कि आप खोज के दिखाइए, लेकिन किसी भी पुलिस अधीक्षक या फिर किसी भी थानेदार में शायद सामर्थ्य नहीं था या फिर उनका जुगाड़ बैठा नहीं कि कोई भी नहीं खोज पाया। साल 1986 से ये गायब हुआ। देखते देखते साल 2023 आ गया और जब साल 2023 आया तो फाइनली वहाँ पे एसपी साहब होते हैं नीरज जौन। नीरज जौन जब वहाँ पे आते हैं तभी हाईकोर्ट से एक और नोटिस आता है कि कहाँ है, इसको खोजा क्यों नहीं गया। अब नीरज जौन जब ये पूरा वाक़या सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि आखिर ये मामला क्या, एक बार फाइल बताओ। तब जो वहाँ के थानेदार थे उन्होंने पूरी फाइल बताई और कहा कि ऐसे ऐसे है साहब और 37 साल गुजर गए और इसका कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब से ये गायब हुआ है तब से टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है। हो सकता है तब ये बात ना करता हो, परिवार वालों के कांटेक्ट में ना हो, लेकिन 37 साल गुजरने के बाद कोई तो होगा जिससे ये बात करता हो। तो एक काम करो, परिवार के जितने लोग हैं एक बार उनसे कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करने से भी पहले एक काम करो, उनके नंबर को तुम सर्विलांस पे लगा दो। सर्विलांस पे लगाओगे तो हो सकता है कुछ बात बन जाए, चूँकि ये आदमी अपने परिवार वालों से कभी तो बात करेगा। इतना कहने के बाद एसपी साहब ने साल 2023 में जो हाशिम था इसके घर वालों के नंबर को सर्विलांस पे लगवा दिया। अब नंबर सर्विलांस पे जितने इनकमिंग आउटगोइंग ये तमाम चीज़ें हो रही, सबको मॉनिटर किया जा रहा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशन मिल रही और इसी दौरान एक लोकेशन मिलती है दिल्ली की और बातचीत के लहजे से और नाम के आधार पे ये लगा कि ये शायद हाशिम ही है। लेकिन अब हाशिम ही है इस आधार पे गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। लिहाजा पुलिस की जो टीम है फाइनली इसी दिसंबर महीने में जाती है दिल्ली और दिल्ली में जहाँ की लोकेशन थी मुस्तफ़ाबाद, वहाँ पे पूरे इलाके में फैल जाती है और फैलने के बाद अब बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रही कि क्या ये हाशिम है या नहीं। चूँकि जब ये भागा था उस टाइम इसकी उम्र बामुश्किल 27-28 साल रही होगी और 37 साल बाद आज इसकी उम्र अगर जोड़ें तो क्या होगी। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम इत्तेफाक, शकल बदल गई, चेहरा बदल गया, दाढ़ी बदल गई, पहचान कैसे हो। तो फिर पुलिस वालों ने बारीकी से मॉनिटर करना शुरू किया कि कौन सा कॉल कब आ रहा, उधर से बात हो रही तो यही उठा रहा कि नहीं उठा रहा, नाम क्या है, अपने नाम पे रिएक्ट कैसे करता। ये तमाम चीज़ें करने के बाद जब पुलिस वाले फाइनली 20 दिसंबर को ये कंफर्म होते हैं, अभी इसी 20 तारीख की बात है, कि ये कोई और नहीं हाशिम ही है, तो फिर 3 दिन का और ट्रायल चलता है कि 3 दिन और कंफर्म कर लें कि हाशिम है या नहीं। और अंत में जब 3 दिन बाद जो पुलिस की टीम है उसे कंफर्म होता है कि हाशिम है, तब जाके उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। ये तो रही कहानी का वो पक्ष जो पुलिस वाले सुना रहे। जब हाशिम से पूछा गया कि इतने सालों तक, लगभग 37 साल गुजर गए, 1986 से जोड़ें और 2023 तो 37 साल गुजर गए, तो 37 सालों तक तुम थे कहाँ। तो इसने जो कुछ बताया वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। दरअसल जब ये भागता है बिजनौर से तो पहले भागता है दिल्ली। दिल्ली में कुछ दिन ये रहता है। रहने के बाद दिल्ली से चला जाता है मुंबई। मुंबई में बाकायदा अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाता है। वहाँ पे शादी करता है। शादी करने के बाद इसकी 3 यानी 2 बेटे और 1 बेटी होती है। अब उनको लेने के बाद जब उसे लगा कि अब मुंबई है, यहाँ पे काम भी ठीक ठाक मेरा नहीं चल रहा, तो फिर मैं क्या करूँ।
ज़मीन भी महंगी है और यहाँ पे कहीं एक त्रिपाल डाल के भी काम नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ से फिर से वापस ये दिल्ली का रुख करता है। दिल्ली में आने के बाद अपना नाम, अपना पहचान, आद औलाद का नाम, तमाम चीज़ें बदलता है और बदलने के बाद फिर दिल्ली में एक नए नाम, एक नए पहचान के साथ रहना शुरू करता है और फिर वहीं से इसका नाम बदल जाता है। और जो हासिम था ये साल 2000 की बात छोड़िए 1986-87 में ही मर जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और ये बात सच है कि अगर पुलिस वाले करने पे आए तो सातवें पाताल से भी खोज के निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में ये देखने को मिला। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।